अब मैं हमारे बीच में कौसर साबिरा सुल्ताना जी हैं। आप मूलतः आसाम से हैं। आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शोधार्थी हैं। आपके पीएचडी का विषय ब्रिटिशकालीन प्रतिबंधित हिंदी कविताओं का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है। आपने स्नातकोत्तर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ से ही किया है। आपके अध्ययन की रुचि का क्षेत्र हिंदी नवजागरण, प्रतिबंधित हिंदी उर्दू साहित्य और औपनिवेशिक हिंदी कविता है। मैं आपको दावत देता हूं और गुजारिश करता हूं अपने विषय औपनिवेशिक काल में उर्दू लेखन पर अपनी बात रखें। कौसर साबिरा सुल्ताना जी। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कौसर साबिरा सुल्ताना है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की छात्रा हूँ, शोधार्थी हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज की संगोष्ठी का जो मूल विषय है वो है औपनिवेशिक भारत में हिंदी उर्दू लेखन। इसके अंतर्गत मेरा प्रपत्र का विषय है औपनिवेशिक भारत में साहित्यिक प्रतिबंध की संस्कृति और देश की बात। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में किसानों, महिलाओं और हाशियाकृत लोगों के साथ साथ साहित्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे साहसिक प्रयासों को औपनिवेशिक सत्ता के सामने चुनौती की भांति उभर रही थी। पराधीनता से मुक्ति की स्वर से युक्त इस तरह के साहित्य को ब्रिटिश द्वारा प्रतिबंध कर दिया जाता था। तुलसीदास पराधीनता को अभिशाप मानते हुए कहते हैं, पराधीन सपने को सुख नहीं, पराधीनता कभी भी सुखदायक नहीं हो सकता। किसी भी रचना को अगर प्रतिबंध किया जाता है तो प्रश्न यह है कि क्यों प्रतिबंध किया जाता है। ब्रिटिश कालीन समय में, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में जब तत्कालीन सत्ता के विरोध साहित्य के माध्यम से आवाज उठाने का प्रयास किया जाता था, तब उस साहित्य को या फिर उस विधा को, मुद्रित साहित्य हो चाहे कविता हो, जो लोगों की मुख से लोग बोलते रहे हों, उसको अगर मुद्रित ना भी हो उसमें भी प्रतिबंधित लगाया गया। मुद्रित साहित्य चाहे उसका रूप नाटक के रूप में हो, समाचार पत्र हो, गद्य हो, निबंध हो, कहानी हो, उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया। अपनी दमनकारी राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और जनता को शोषित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध की संस्कृति को अपनाए थे और अनेक प्रकार की अधिनियम और दंड विधान के माध्यम से साहित्यिक कृतियों और प्रेसों पर प्रतिबंध लगाते थे। इस तहत सन 1857 के बाद कुछ कानून जो पहले बने हुए थे उनको फिर से लाया गया, जैसे कि 1823 के एडम्स लाइसेंसिंग कानून के कठोर नियमों को पुनर्शामिल किया गया, जिसके अनुसार प्रिंटिंग प्रेस के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया और उन सभी मुद्रित जो वस्तुएं वहां पे मिलती थी उनको जब्त करने के लिए सरकार ने मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया। सरकार के हितों के खिलाफ महसूस किया जा रहा कोई भी मुद्रित साहित्य को मजिस्ट्रेट जो थे वो अपने अधिकार में उनको जब्त कर लेते थे। साथ ही 1898 के एक्ट 4 के द्वारा दंड संहिता 124A, 153A, 565 तथा धारा 108 को भी जोड़ा गया। इसी दौर में सन 1904 में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा गणेश शंकर देउस्कर की कृति देशर कथा, जो मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था, वो साहित्य जगत में आया, लेकिन 1910 में उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद सन 1908 में इस कृति को देश की बात नाम से हिंदी में अनुवाद किया गया। इसी क्रम में सन 1923 में देवनारायण द्विवेदी कृत इसी नाम से प्रकाशित हिंदी में अनुवादित देश की बात पुस्तक को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। 5 वर्षों के अंदर ही इसकी 5 संस्करण की 13,000 कृतियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उस समय ये पुस्तक जनसाधारण के बीच एक चेतनामूलक सैलाब लेकर आया था। इसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय भारत की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवनति की दयनीय दशा का यथार्थ रूप में वर्णन किया गया था। इस पुस्तक में शोषण एवं अत्याचार के विरोध आवाज उठाने के साथ साथ
जनसाधारण की भी जागरूकता फैलाने की भी काम कर रहा था ये पुस्तक। ये कृति ब्रिटिश राज की लूट खसूट और दमन का विशाल दस्तावेज है। जैसे कि इसी पुस्तक में आर्तर प्रकार नाम से एक कविता है, जिसको हम देख सकते हैं इस तरह। हे हाथ पर हिलाने की शक्ति छीन ली है, हे दृष्टि किंतु वो भी अपनी अधीन नहीं है। यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह भारतीय जनता शोषण के नीचे डूबे हुए थे और गुलामी करने के लिए अभिशप्त हो गए थे। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय उद्योग धंधों और शिल्पकला को अस्तित्व को विनाश करने के साथ साथ अनेक तरह के कर को वसूलने के नियमों के माध्यम से भारतीय कारीगरों के आर्थिक और सामाजिक अवस्था को बेहाल कर दिया था। भारतीय उद्योग धंधों के विनाश के कारण एक बड़ी संख्या में कारीगर खेती का सहारा लेकर किसान में तब्दील हो गए थे, जिसके कारण भूमि का विभाजन उपविभाजन होने लगा और कृषि की जो गुणवत्ता है वो कम होने लगी। साथ ही ये भी देखा जाता है कि औद्योगिकरण के कारण यंत्रों से निर्मित जो वस्तुएं हैं उनके बाजार में आगमन होने लगी, जिससे भारतीय कारीगरों की जीविका उपार्जन में बाधा उत्पन्न हो गई। देवस्कर जी अपनी किताब में कहते हैं, यहाँ का पुराने शिल्प को नष्ट कर सरकार ने अधिकांश लोगों को किसान बना डाला है। उसके बाद निरंतर कर बढ़ाकर उन्हें कर्ज के भयंकर दलदल में फंसा दिया है। किसानों के ऊपर विभिन्न प्रकार के कर्ज चढ़ाकर मजबूर करते हुए अनिच्छाकृत रूप से अफीम, गांजा आदि की खेती भी करवाया जाता था। इन नशीली पदार्थों के प्रचार के लिए गाँव की दुकानों में मुफ्त में अफीम, गांजा आदि बांटा जाता था। अफीम की आदत जैसे जैसे युवा पीढ़ियों में बढ़ती रहती थी, उसी के साथ साथ उसके मूल्य भी बढ़ा दिया जाता था। इस तरह ब्रिटिश ने अफीम और गांजा जैसी नशीले पदार्थ को बेचकर यही के किसानों से काम करवाकर करोड़ों की मुनाफा अर्जन किया था। इसी क्रम में बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र ने सन 1860 में नीलदर्पण नामक एक नाटक का रचना किया, जिसमें नील खेती करने वाले किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार, अन्याय तथा उनके संघर्ष को दर्शाया गया। इस नाटक के अंग्रेजी अनुवाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंततः हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबंध की संस्कृति जैसे जैसे तेज होती जा रही थी, वैसे वैसे साहित्य रचना की गति भी तीव्र होती जा रही थी। प्रतिबंध की प्रकोप के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और नवजागरण की जो प्रकोप की अग्नि है वो अंदर ही अंदर जलती रही। इस बात को प्रेमचंद की इस वक्तव्य के द्वारा पुष्ट किया जा सकता है। साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि राजनीति की आगे मशाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। अंत कहा जा सकता है कि देश की बात किताब को अगर प्रतिबंधित नहीं किया होता तो राष्ट्रीय संग्राम के देखने के स्वरूप ही कुछ दूसरा होता।